ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਥੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਥੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵधेश पांडे ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ हैं। डॉक्टर साहब आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कुलवंत जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करते हुए ही आप पकड़ लेते हैं मुझे। जी 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 नमस्कार मेरी तरफ से और नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम और वेरी गुड इवनिंग मेरे दर्शकों की तरफ से। तो डॉक्टर पांडे, इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस ये क्या है? आप देखिए, जितने भी मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का ट्रेंड डॉक्टर हूँ, मॉडर्न मेडिसिन से ट्रेंड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पीएचडी भी कर रहा हूँ। कितनी भी आपके पास डिग्रीज हो, कितना भी बड़ा तजुर्बा हो आपका, क्या ये सब कुछ ट्रांसलेट कर सकता है इनटू पेशेंट क्योर? अगर ये ट्रांसलेट कर सकता है तो आपकी सभी डिग्री स्वार्थ आ गई। अगर ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता है तो आपकी किसी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। जी पेशेंट को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके पास डिग्रीज कितनी है। उसको इसी बात से सरोकार है कि मैं एक प्रॉब्लम लेके गया, मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जी 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 अगर आप मॉडर्न मेडिसिन की चीजें देखें तो नॉर्मली मैनेजमेंट के तौर पे ही बात की जाती है, क्योर के तौर पे बात नहीं की जाती है। और मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज्यादा मॉडर्न है और लास्ट 200 साल से है। चलिए 250 साल बोल लीजिए, 250 साल से मॉडर्न मेडिसिन एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये उस समय क्लेम करता था, ये मॉडर्न मेडिसिन ऐसा क्लेम करता था कि हमारे पास सभी चीजों का इलाज है। जी इसीलिए ऑलोपैथी इसका नाम हुआ और इसका नाम होम्योपैथी ने दिया था। बहुत कम लोगों को पता है कि एलोपैथी जो आप बोलते हैं इसका नाम होम्योपैथी से आया था। होम्योपैथी तो बात यह है कि होम्योस्टेसिस के लिए होम्योपैथी आया कहीं ना कहीं। तो आप मॉडर्न मेडिसिन ऐसा क्लेम ये पहले था जब नया नया शुरू हुआ था कि हम सभी कुछ ट्रीट करते हैं। 200-250 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमें ये लगा कि ये मैनेजमेंट है, क्योर नहीं है। किसी भी चीज को हम मैनेज कर लेते हैं, क्योर नहीं कर पाते हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि हो सकता है वो पद्धतियां और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज प्रोसेस उस डीप रूट तक नहीं है जिस डीप रूट तक चाहिए। जैसे इस बात को कोई चैलेंज कर सकता है मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर कि आप क्या बोलते हैं, हम तो बहुत डीप जाते हैं, हम तो सेल्यूलर लेवल, माइक्रोसोमल लेवल तक, माइटोकॉन्ड्रियल लेवल तक
लेवल तक पहुंच गए हैं। हुँ, आप बहुत दूर लेवल तक पहुंच सकते हैं। आप एक बेसिक बात भूल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस क्या चीज है। आज भी हुँ, साइंस में वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। आप अगर गूगल में टाइप करें 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस, तो हुँ, पहला हुँ, हुँ, क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? हुँ, बाय सूक्ष्म शरीर, हुँ, 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 सटल बॉडी जिसको बोलते हैं, लाइफ जी। फोर्स, ये सटल सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। हुँ, 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 इसीलिए बॉडी को एक मैकेनिकल चीज माना जाता है कि ये एक मैकेनिकल चीज है। इसमें ईंधन यहाँ से लिया जाता है खाने के द्वारा, वो ईंधन प्रोसेस होता है लीवर में, हुँ, लीवर से प्रोसेस होके सभी चीजें यहाँ वहाँ जहाँ पर ये जरूरत है, लीवर एक फैक्ट्री है, वो भेजती है, वो वहाँ पर पहुंच जाता है, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है और जीवन चलता है, एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। हुँ, 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 इसीलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में आप देखेंगे हमेशा आपको इंटरनेट पे भी, या जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, हुँ, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, देयर इज ओनली वन लाइफ, देयर हुँ, इज ओनली वन लाइफ। हुँ, 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 तो मतलब मर गए तो सब कुछ खत्म हो गया। जी, जी, जी। जो जिन लोगों को सूक्ष्म शरीर का ज्ञान है वो ऐसी बात करते नहीं। हुँ, 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 वो प्रारब्ध संचित कर्म और अगले जन्म की भी बात करते हैं। जी। और बहुत सी चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं, बहुत सी चीजें संचित कर्म से मिलती हैं, जिसके चलते ये डिजीज हुआ है। हुँ, हुँ, बहुत सी चीजें बॉडी के ऑरा में होती हैं, अभी फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाया है डिजीज का, उस लेवल पे भी उनको पकड़ी जा सकती हैं। जैसे हम रेकी या वाइब्रेशन से पकड़ते हैं, हुँ, वाइब्रेशन थेरेपी से। हुँ, 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 इसलिए ये जरूरी था। जैसे मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ मैं। हुँ, 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 50 से ज्यादा परसेंटेज काम अपना कैंसर पे है। जी। कई शहरों में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कई तरह के मरीजों को देखा हूँ मैं, कई प्रांतों में प्रैक्टिस करता हूँ। तो हुँ, मेरा एक अकेले का जो जो मेरा तजुर्बा होगा, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोगों का नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत प्रांतों में प्रैक्टिस करता हूँ। हुँ, मान लीजिए पीजीआई चंडीगढ़ है, वो पंजाब रीजन को कैटर करती है। हुँ, 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 मैं तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर हुँ, हुँ, प्रदेश, ये सब जगह मैं कवर कर रहा हूँ। तो हुँ, मेरे कहने का मतलब ये है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि मैंने आज तक एक भी कैंसर का पेशेंट नहीं देखा जिसको सिर्फ उस ऑर्गन में कैंसर है जहां पर वो दिख रहा है। हुँ, अगर उसका पूरा जीवन आप देखें कि जीवन में ऐसी घटनाएं रही हैं हुँ, 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 जिसके चलते आज वो इस कैंसर से सफर कर रहा है, इस बात को मॉडर्न मेडिसिन मानती ही नहीं। हुँ, हुँ, और हुँ, शायद ये नहीं मानने के चक्कर में हम क्योर नहीं कर पाते हैं। हुँ, इसलिए जरूरत इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा जाए, ताकि जो ये शरीर है जो बाहर से दिखता है, ये हुँ, अन्नमय कोश है। इसके जी। ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जी, जी, जी। मनोमय कोश में अगर मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं, तो मैं आपका नुकसान ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो तो बात की बात है। सबसे पहले हुँ, मैं अपना नुकसान करूंगा। तो वो हुँ, मनोमय कोश में बातें रह जाती हैं, एंड दिस थॉट प्रोसेस ट्रांसलेट्स इनटू अ फिजिकल डिजीज, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। हुँ, 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 नफरत की डिजीज है ऑटो इम्यून डिजीज। मेरे कहने जी, का मतलब ये है कि ये जब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, हम मनोमय कोश को क्लीन नहीं करेंगे और फंसे रहेंगे कि हमने तो साइंटिफिकली उस ऑर्गन का सारा कुछ कर दिया, जी। लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ। इसलिए हुँ, जरूरत आन पड़ी कि इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ अप्रोच लिया जाए पेशेंट क्योर हुँ, के लिए। जी। आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं, मेरी जितनी भी डिग्रीज हैं, किसी एक्स की अब मुझसे बहुत ज्यादा हो सकती हैं,
क्या ये सब कुछ ट्रांसलेट कर सकता है इनटू पेशेंट की ओर? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पेशेंट्स को इसी से मतलब है, मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन में यही कोशिश कर रहे हैं कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, तिबेटन मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जापानीज मेडिसिन, कोरियन मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योग, ये सारा कुछ इंटीग्रेट करके हम न्यूरोथेरेपी, ये सारा कुछ इंटीग्रेट करके हम पेशेंट हील कर पाए। तो ये एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के तहत हम जो डिलीवरी कर रहे हैं, हम जो पेशेंट टेकअप कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स आपकी दुआ से और पेशेंट्स की दुआ से 96% के आसपास है। हम 96% पेशेंट्स को क्योर कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर पांडे 4% पेशेंट्स, जी जी, तो डॉक्टर पांडे एक बात बताइए कि हमने एक पूरी डिटेल बताई है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन, मेडिकल साइंस जो है वो, मेडिसिन जो है वो क्यों जरूरत पड़ी और कैसे जरूरत पड़ी और कैसे आप लोग उसको कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक पेशेंट आपके पास आया तो उसको कैसे, इसमें कौन सी पैथी यूज करनी है, उसकी डिसीज में कौन सी डिजीज में क्या क्या यूज करना है, ये थोड़ा सा पब्लिक को बताइए। जी। तो इसमें क्या है, मॉडर्न मेडिसिन बहुत एडवांस्ड है जी डायग्नोस्टिक्स में। देखिए, हम जब तक डिजीज डायग्नोज नहीं करेंगे, हमें नहीं पता है कि क्या डायग्नोसिस है, तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करना जरूरी है कि पेशेंट को तकलीफ क्या है। जी डायग्नोस्टिक्स में हम मॉडर्न मेडिसिन का हेल्प लेते हैं, और चूंकि मैं डायग्नोस्टिक का इंसान हूँ, डायग्नोस्टिक्स मेरी सुपर स्पेशलिटी है, तो उसमें वो बहुत कारगर होता है। आपने देखा होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट को कुछ भी आप किडनी की बात पूछें तो वो बोलेगा नहीं, ये मेरा डोमेन नहीं है, आप किडनी वाले से पूछिए। क्योंकि उसको लगता है कि किडनी को ज्यादा मालूम है, मुझे कम मालूम है। अगर कोई प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो अब वो मतलब आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए, वो बोलेगा नहीं, आप यूरो जाइए, तो वो ठीक समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है। बॉडी को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन बॉडी एक होल है, पार्ट्स में नहीं। आपको लगता है हार्ट अगर बाहर निकल जाए बॉडी से तो वैसे ही काम करेगा जैसे बॉडी के अंदर में काम कर रही है? दिस बॉडी वर्क्स इन यूनिसन, एंड देयर इज अ यूनिसन, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द बॉडी। इसलिए ये बॉडी एज अ होल है। जी मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे जितनी नॉलेज बच्चा गर्भ में है और अल्ट्रासाउंड से ये बताना पड़ रहा है गायनेकोलॉजिस्ट को कि क्या स्थिति है, तो मुझे पूरा गायनेकोलॉजी आना पड़ेगा। अगर मैं कार्डियक देख रहा हूँ तो कार्डियोलॉजिस्ट से जब बात करना है कि हार्ट में ये प्रॉब्लम है, तो पूरा कार्डियोलॉजी आना पड़ेगा। तो एक रेडियोलॉजिस्ट का जॉब बहुत टफ जॉब होता है, क्योंकि उसको सभी ऑर्गन्स का बहुत ठीक से ज्ञान होता है, क्योंकि उसको डायग्नोसिस करके उन लोगों से इंटरैक्ट करना है जो उस फील्ड के सुपर स्पेशलिस्ट है। जी जी तो जब तक वो ज्ञान उस लेवल का नहीं होगा, वो सुपर स्पेशलिस्ट फोन ही नहीं उठाएगा। जी तो रेडियोलॉजिस्ट का जॉब एक बहुत टफ जॉब है। तो जी हम ये करते आए हैं। तो ब्रेन से लेके टो तक जितने ऑर्गन्स हैं, उसमें क्या क्या डिजीजेज होती हैं, कैसे उसको डायग्नोज करना है, और कैसे प्रोसेस में लेके जाना है ताकि हम क्योर तक पहुंच पाए, ये हमने बहुत अध्ययन करके एक हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। सो डायग्नोस्टिक्स के लिए मॉडर्न मेडिसिन मैं आपको बता रहा था जी कि जी एक बार डायग्नोसिस हुआ तो जितनी भी पैथीज है क्योर वाली, जो पेशेंट को क्योर कर सके, अगर उसके बाद पेशेंट को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू वात पित्त एंड कफ कैटेगरी। क्योंकि जी अगर कोई बोले कि कोई एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 है, अगर उसकी उम्र 50 साल है,
तो WHO के हिसाब से तो 120/80 के ऊपर तो हाइपरटेंसिव है। बिल्कुल। अगर उसकी प्रवृत्ति ये वात की है और वो ओबीज भी है, तो उसके लिए 140/90 हो सकता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा उसके परिप्रेक्ष्य में। ये क्यों परिप्रेक्ष्य की जरूरत है? क्योंकि ब्लड प्रेशर आप नहीं बढ़ाते हैं, ब्लड जी, प्रेशर बॉडी बढ़ाती है। जी, जी। क्यों बढ़ाती है बॉडी? क्योंकि किस वाइटल ऑर्गन को कितने प्रेशर से ब्लड चाहिए बॉडी को ठीक से पता है, और बॉडी स्टूपिड नहीं है। हम अपने दिमाग से सोच के देते हैं, ये विचाराधीन है कि हम ये काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉडी स्टूपिड नहीं। बॉडी को ठीक पता है कि किस वाइटल ऑर्गन में कितने प्रेशर से ब्लड चाहिए। अगर जरूरत होता है तो बॉडी टाइम टाइम पे बढ़ा देती है। जैसे आप अगर स्ट्रेस में आ गए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, नहीं नहीं बढ़ेगा। अगर 120/80 रह जाएगा, तो अगर शेर पीछे लग गया, वो एक स्ट्रेस है, तो आप भाग पाएंगे? नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, ब्लड शुगर बढ़ना चाहिए। जब तक मसल्स को शुगर, अवेलेबल शुगर नहीं मिलेगा, वो दौड़ नहीं पाएंगे। तो अगर कोई स्ट्रेस में है और ब्लड शुगर बढ़ गया है और हम उसका ब्लड शुगर कम करने की स्थिति में है, हम पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं कि हार्म कर रहे हैं? प्रॉब्लम कहाँ था? स्ट्रेस में प्रॉब्लम था। आप स्ट्रेस कम करिए पेशेंट का, या डी स्ट्रेस करिए, अनवाइंड करिए, तब जाके उसका ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल आएगा, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है डिजीज प्रोसेस, डिजीज हुआ है उसको सिम्टोमेटिकली क्योर करना है, ये मॉडर्न मेडिसिन का तरीका है। डिजीज क्यों हुआ है, उस क्यों को उखाड़ फेंकना है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का ये तरीका है। अब इसमें किस पद्धति की कहाँ जरूरत पड़ती है, किस पद्धति में कितना है, इसके लिए हमें फिर से ये सभी पद्धतियां पढ़नी पड़ी। तो बाय गॉड्स ग्रेस हम थोड़ी थोड़ी सभी पद्धतियों के बारे में जानते जरूर हैं, इसलिए ये बहुत इजी हो जाता है डिसाइड करना कि कौन सी पद्धति लगेगी इस पेशेंट को क्योर तक पहुंचाने में। और तब हम कर पाते हैं, इंटीग्रेट कर पाते हैं सभी चीजें। तो मैंने आपको बताया वात पित्त कफ में ये डिवाइड करते हैं, और देन उस बैकड्रॉप में देखते हैं कि इसको क्या डिजीज है और कैसे हम क्योर तक पहुंच पाएंगे। बहुत जगह ऐसा लगता है कि लाइफ फोर्स कहीं रुका हुआ है, कोई ऐसा शॉकिंग इवेंट लाइफ में हुआ है जहां पर लाइफ फोर्स वहां पे रुक गया है। ये साइकेट्रिक इलनेसेस में बहुत काम आता है। तो उसको, उस लाइफ ब्लॉकेज को हटाना पड़ता है। उसके लिए कई और चीजों का सहारा ये लेना पड़ता है, वाइब्रेशन थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है, योग का सहारा लेना पड़ता है। तो हमें एक रफ आइडिया है कि अगर कोई पेशेंट है, उसको क्या प्रॉब्लम है और उसको क्योर तक कैसे लेके जाना है। जी। तो आपने ये भी बता दिया कि आपने डायग्नोज कैसे किया, और आपने फिर उसके बाद जो है वो आगे उसको फिर काम, उसको मतलब कैसे डिसाइड करना है कि इस पेशेंट को क्या, कौन सी पैथी से ठीक करना है। अब आपने आयुर्वेद के बारे में भी बता दिया कि उसको वात पित्त कफ के हिसाब से हमने उसको पकड़ना है कि उसको कैसी प्रॉब्लम है और उसको कौन सी पैथी में हमें लेके जाना है। तो अब ये कैसे डिसाइड होता है कि बंदे को कौन सी बीमारी में कौन सी पहली पैथी पहले देनी है और कौन सी पैथी बाद में देनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत वाजिब प्रश्न है ये, और बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न। जी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेशेंट को साइकेट्रिक इलनेस है या एपिलेप्सी हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है मान लीजिए। जी। तो ये स्थिति पेशेंट की कैसे पहुंची, कब पैदा हुआ, वहां से लेके जिंदगी कैसी चली, कहां पर जाके लाइफ फोर्स रुका,
जिंदगी में क्या ऐसे इवेंट्स हुए जिसके चलते ये चीज हुआ। ये एक डीप फिलॉसफी है पेशेंट को क्योर करने के लिए। उसके बाद उसको अनडू करना पड़ता है, उसको वापस लेके आना पड़ता है। अब आप देखें, इसमें जो 5 सेंसेस हैं उससे आपके अंदर आहार जाता है। आहार सिर्फ मुंह से नहीं जाता है जैसा लोग सोचते हैं। आहार आंखों से भी जाता है, आहार कान से भी जाता है, आहार टच से भी जाता है, स्मेल से भी जाता है और टेस्ट से भी। जी। आहार हम जो ले रहे हैं, ये आहार औषधि का काम कर रहा है कि जहर का काम कर रहा है, ये डिसाइड करना जरूरी है। जी। कौन सा आहार काटना है, कैसे विचार लाने हैं, कैसे सात्विकता लानी है, कैसे उसके खान पान में चेंजेस करने हैं, उसके मन में क्या सोचना है, मेडिटेशन कितना करना है, ये सभी चीजें उसके डिजीज प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं। एक सिंपल सी बात यह है, एपिलेप्सी जिन लोगों को है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, उन लोगों को के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये लाइलाज बीमारियां हैं। हमारे पास नॉर्मली पेशेंट्स लाइलाज या बहुत परेशान होके आते हैं कि बहुत दिन से इलाज कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास इंटीग्रेटेड मेडिसिन में आते हैं। या कैंसर के पेशेंट्स आते हैं जो सब तरफ से थक गए हैं, वो भी आते हैं। एपिलेप्सी की हम बात कर रहे थे, एक मैं बात इसमें कंप्लीट कर लूं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एपिलेप्सी में मिर्गी जिसको बोलते हैं, जी जी जी, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल बॉडी। ये एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है। अब कोई पूछेगा इलेक्ट्रिकल बॉडी कैसे है, तो याद करिए, हम लास्ट चीज क्या करते हैं इसके पहले कि पेशेंट को हम डेड डिक्लेयर करते हैं, आखिरी चीज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ईसीजी भी करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देने के पीछे साइंस क्या है? अगर हमने बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी रिवाइव कर दी, ये इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल फंक्शंस को खुद ही रिवाइव कर लेगी। हार्ट अपने आप चलने लगेगा, ब्रेन काम करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई। लाइफ फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स पे है। अब इलेक्ट्रिकल बॉडी है, इलेक्ट्रिसिटी अगर हे वायर ये जाती है तो शॉर्ट सर्किट होती है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हो गई है ब्रेन में, तभी एपिलेप्सी हो रहा है? कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? इलेक्ट्रिशियन आके चेक करता है कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, अगर उसको नहीं समझ में आता है तो वो क्या करता है, उसको अर्थ कर देता है। आप अपने आप को अर्थ क्यों नहीं करते? आप कभी एपिलेप्सी के पेशेंट को देखिए, विजडम, एज ओल्ड विजडम ये है कि जूता सुंघाओ उसको। बिल्कुल। आपने कभी सोचा है क्यों? उसको धरती से रूबरू कराओ, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप न्यूट्रलाइज करो पहले। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे, आप देखिए मिर्गी में आदमी गिर जाता है नीचे, क्योंकि धरती से कांटेक्ट करना है। आप देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है, लोगों को इसमें दिखता नहीं। आपको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको अर्थ करना है, वो आप जैसे भी कर पाएंगे तो आप कर लेंगे उसको, और उसके बाद भी हम फिर चप्पल पहन के चल देते हैं। बात यह है कि बहुत सिंपल सा है, जितने भी लोग ये एपिलेप्सी के सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन मेरी ये है, जहां तक हो सके पांव जमीन पे रखिए, मतलब नंगे पांव चलें वो? नंगे पांव घास पे चलिए, घर में चलिए, कहीं अगर रेयरली कहीं जाना हो तो आप जूता पहन के जा सकते हैं, लेकिन जहां मौका मिले जूता चप्पल खोल के जमीन पे पांव रखिए। आप अपने आप को अर्थ कर रहे हैं। बहुत सी बातें, बहुत से प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। धरती माँ है, इसीलिए मैं ये अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त हमेशा याद रखता हूँ। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया।
धरती मेरी माँ है और मैं इसका संतान। हम पाँव भी धरती पे ऐसे रखें कि माँ को चोट ना लगे। मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग, जो भी आपकी पूजा पद्धति हो, अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त अगर कोई भी पढ़ेगा, धरती के लिए रेस्पेक्ट से भर जाएगा। तो हम अपने आप को अर्थ नहीं करते हैं, इसलिए कई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा, कई बार कोई भी डिजीज का रीजन नहीं मिल पाता है कि क्या रीजन था कि ये डिजीज हुआ। तो अगर साइंस वो रीजन नहीं ढूंढ पा रहा है और आप भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, तो रीजन आपके संचित कर्मों में नहीं है, प्रारब्ध में है, पिछले जन्म के कर्मों में है। ये आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो प्रारब्ध को काटने के लिए क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ हमारे फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ थेरेपी का एक पार्ट है, एवरी डे का पार्ट है। हम एवरी डे यज्ञ करते हैं। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जितनी एज ओल्ड विजडम से लेके आज के मॉडर्न विजडम तक हम सभी कुछ इंटीग्रेट करते हैं और लेके आते हैं इनटू पेशेंट केयर एंड पेशेंट क्योर। और तभी आप जो देखते हैं हमारे रिजल्ट जो हिम्स के आते हैं, हिम्स एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, जिसके ब्रांचेस डेराबस्सी से लेके, देहरादून से लेके, दिल्ली से लेके, अब मुंबई में भी खुलने वाला है, लखनऊ में भी खुल गया है, और दिल्ली में एक और ब्रांच खुल रहा है जो बहुत बड़ा ब्रांच है। एनीवे, तो ये सभी जगह जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी पद्धति से हम इलाज करते हैं। यही तरीका है हमारा इलाज करने का। जहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, हम अपना दिन यज्ञ से शुरू करते हैं 4:30 से 5 बजे सुबह में, डिपेंडिंग अपॉन, और सभी पेशेंट्स को वहाँ पे होना होता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये हमने इंटीग्रेट करके हम एक कंसेंसस पे पहुंचे हैं कि एक्चुअली करना कैसे है, कोई पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, उसको लेना कैसे है, उसको देखना कैसे है, डायग्नोसिस पे कैसे आना है, ट्रीटमेंट पे कैसे आना है, और ट्रीटमेंट को आगे लेके कैसे जाना है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आपने हिम्स क्यों नाम रखा, HIIMS। तो हमने थोड़ा जानबूझ के नाम रखा, ये एम्स से बहुत मिलता जुलता नाम है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। हिम्स हमने इसलिए नाम रखा कि कल को अगर कोई ऐसी बात होती है जहां पर एम्स के डॉक्टर्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कभी हम कोई एक प्लेटफॉर्म पे मिले तो वो डिस्क्राइब करते हैं कि हमने तो 1 लाख डायबिटीज के पेशेंट्स देखे हैं अपने लाइफ में, हमने ये किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हम तो हाथ जोड़ के उनको यही बोले कि हमने तो मान लीजिए 1 लाख नहीं देखे होंगे, अगर 100 देखे तो 100 ठीक किए, आपने 1 लाख देखे तो कितने ठीक किए। तो ये हमारा निवेदन होगा उनसे, और हम उनसे उत्तर भी चाहेंगे। तो हमारे यहाँ पेशेंट हम क्योर तक लेके जाते हैं। अगर कोई पेशेंट आया, हमारा एम यही होता है कि वो क्योर तक पहुंचे। हाँ, आप देखिए कितने लोगों को हम हॉस्पिटल में ले पाएंगे, बहुत कम, बहुत कम। इसीलिए आपसे बात करने का, कहीं जाके बात करने का मतलब ये है कि हमारी वीडियो सुन के लोग अपने घर पे ठीक हो जाएं, लोग अपने घर पे ठीक हो जाएं और वो ठीक रहें। हमारा एम भी यही है। हमने जब आपसे बात की, आपने जब बात की, तो हमारी आपकी सज्जनता में आपने ये बात बोली कि मैं तो ये लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो हमारा भी यही है, लोगों का भला हो, हमारा वीडियो ही देख के ठीक हो जाए। अगर इसके बाद जरूरत पड़ती है कि अगर वो ठीक नहीं होते हैं और हमें कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो मोस्ट वेलकम है। हमारी कोशिश ये होती है कि वो अपने घर पे रह के ही ठीक हो जाए, हॉस्पिटल आने की जरूरत ना पड़े। और वैसे भी आप देखिए ना, हॉस्पिटल में हम कितने लोगों को ले लेंगे,
कितने हुँ, लोगों को हम मतलब एडमिशन दे देंगे? हॉस्पिटल में लिमिटेड सीट्स हैं, मैक्सिमम हुँ, लोग घर पे ही ठीक होंगे और हमारा हुँ, एम भी यही है। तो इसीलिए हमने हिम्स एट होम शुरू किया है। हुँ, आप अपने घर पे रहिए और आप ठीक हो जाइए। हमसे आप सलाह लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको सलाह देंगे, आपको घर पे ही रख के ठीक करेंगे और आपको ज़्यादातर ये दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आपका डिज़ीज़ क्या है और कैसे हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, कैसे उसको ठीक कर रहे हैं। आप रोज़-रोज़ बेनिफिट्स देखेंगे। जी। तो डॉक्टर जी, पांडे, आपने जितना बताया कि कैसे-कैसे उसको डायग्नोस करना है, कैसे मतलब इतना लंबा प्रोसेस है, उसमें आपने बताया कि उसको जो है वो अ, हवन और यज्ञ भी आप उसमें उसकी भी बात की है। तो इसमें तो आपको अलग-अलग जो माहिर हैं, वो भी बहुत सारे रखे हुए होंगे? जी, हमारे पास सभी जितने पैथीज़ हैं और हुँ, आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद पैथी नहीं है, आयुर्वेद जननी है। हुँ, जितने भी पैथीज़ हैं, उनकी जननी आयुर्वेद है। हुँ, तो आयुर्वेद के भी लोग हैं और जितने पैथीज़ हैं, सबके लोग। हुँ, ये सभी लोग इंटीग्रेट करके हम कोशिश करते हैं कि जहाँ से आनो भद्रा कृत्वो विश्व अयंतु विश्वतः, दैट मीन्स कहीं से भी नॉलेज आए जो पेशेंट को क्योर की तरफ ले जाए, हम तो वेलकम करते हैं उसको। इस संस्कृत के श्लोक का हुँ, यही मतलब है। जी। और संस्कृत के श्लोक की आपने बात की है, तो मुझे लगता है कि आप ने आपका जो वहाँ पे यज्ञ करने वाले पंडित जी होंगे, वो भी पूरी तरह से उनको दवाइयों और जड़ी-बूटियों की भी पूरी ट्रेनिंग होगी क्योंकि जो बिल्कुल, यज्ञ किया जाता है, बिल्कुल। जैसे मुझे मालूम है और उस यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, वो भी मुझे लगता है कि जड़ी-बूटियों की दी जाती होंगी, ताकि जो जी, बिल्कुल। पेशेंट पास में बैठा हो, तो उसको भी वो उसकी आहुति से निकलने वाला जो पवित्र धुआँ है, वो भी उसकी सुगंध से भी वो अंदर से ठीक हो? बिल्कुल, बिल्कुल और उसके आस-पास जो एनर्जी जहाँ भी आप यज्ञ करते हैं, वो जी। एक एनर्जी बिखेरता है। हुँ, इसीलिए हमारे हॉस्पिटल जहाँ हैं, जहाँ पर वॉकिंग ग्राउंड है, हुँ, आप कहीं दुनिया में वॉक करके आइए किसी पार्क में और हमारे ग्राउंड पे वॉक करके देखिए, आपको एनर्जी लेवल में अपने खुद के एनर्जी लेवल में दूसरी ऊर्जा नज़र आएगी क्योंकि उसको हम ऊर्जावान करते हैं, हुँ, एनर्जी उसमें इन्फ्यूज़ करते हैं और ये यज्ञ से आती है। हुँ। तो ये भी डिसाइड होता है कि इस पेशेंट को बिठा के जिन पेशेंट्स के यज्ञ करवाया जा रहा है जिन पेशेंट के साथ, तो उसको पेशेंट को जहाँ उसको यज्ञ में बिठाया जा रहा है, उसको पास बिठा के किए जाने वाले यज्ञ में कौन-सी जड़ी-बूटियों की आहुति देनी है, ये भी पहले से डिसाइड होता है क्योंकि उसकी बीमारी से रिलेटेड ये होता है? ये आप क्या कर रहे हैं जो हम डिवाइड कर रहे हैं अपने जो हॉस्पिटल्स हैं कि कोई एक किडनी के लिए हम ये वाला हॉस कैंसर के लिए ये वाला हॉस्पिटल रखेंगे, ब्लड डिस्क्रेजियाज़ के लिए ये वाला हॉस्पिटल रखेंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं। हुँ, तो उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी इसलिए मतलब आएगी कि जैसे किडनी के पेशेंट्स हैं तो किडनी का तो वो एक ही टाइप की जड़ी-बूटी लगेगी, एक ही ऐसा लगेगा सब ऐसे ही है और सबको कंपल्शन है वहाँ पर पूजा पद्धति आपकी जो भी हो, इंटीग्रेटेड हुँ, मेडिसिन में विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑल रिलीजियस बिलीफ्स हमारा ये मानना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। में हमारा ये एम है कि सब सुखी हों, सब बिल्कुल हेल्दी हों और स्वस्थ हों और अपने घर पे रहें, हम हमसे सलाह लेके अपने आप को ठीक करें और अपने घर पे रहें और बहुत अच्छी ज़िंदगी हो सबकी। ये भारतीयता है, हम इस भारतीयता में चलने वाले लोग। तो जैसे कि गुरबानी में भी बोला जाता है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। यानी कि सर्बत बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। पूरा ब्रह्मांड है उसका भला हो। तो
आपने एक ऐसी जानकारी दी है, मुझे लगता है कि ये एक जिज्ञासा होगी कि अंदर जो है वो मैंने कल ही आपकी एक वीडियो जो है वो जब हम लोग देहरादून में मिले थे, तो देहरादून के सहस्त्रधारा में जो हमने वो वीडियो बनाया था, तो वो कल ही मैंने एक पब्लिश किया था। उसमें सहस्त्रधारा को जो वो पवित्र नदी जो है सहस्त्रधारा, वो आपकी प्रॉपर्टी के बीच में से निकलती है और उसमें बिठाकर जो आपने पेशेंट्स को इलाज कैसे किया जाता है, वो भी एक अलग अद्भुत नज़ारा और एक अद्भुत तरीका है इलाज करने का। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उसका पीएच आप अगर जानना चाहेंगे, उसका 8.5 पीएच है उस पानी का। अच्छा। और वो अल्कलाइन वाटर है जो हिमालय से निकल रही है। क्या और बात! हिमालय से सहस्त्रधारा, सहस्त्र का मतलब हज़ार, हुँ, 1000 धाराएँ हिमालय से निकल रही हैं। उसमें से एक धारा जो है हमारी प्रॉपर्टी के बीच से जाती है, हुँ। सहस्त्रधारा की, जो गंगा में जाके मिलती है। सो जी, फॉर जी। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम उसको गंगा माँ ही मानते हैं। जी, जी, जी। जी, तो अ, मुझे लगता है कि आपने एक ऐसी जानकारी दी है जिससे पब्लिक को बहुत सारा भला होने वाला, उनके मन में जो सवाल होंगे, तो वो भी क्लियर होंगे। लास्ट एक मेरा सवाल रहेगा पब्लिक के लिए कि जब कोई पेशेंट आपके साथ संपर्क करता है, तो उसके साथ तो फिर आप काफ़ी समय लगाते होंगे क्योंकि इतना उसको समझना है, उसकी स्पिरिचुअल लेवल को समझना है, उसके जब से पैदा हुआ है तब से लेके जब उसको डिज़ीज़ आई उसकी बॉडी में तब तक उसको अंदर क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं और कैसे-कैसे बदलाव आए, ये पूरा समझना एक एक पेशेंट के ऊपर काफ़ी समय लगता होगा फिर तो। उसको हमने डिवीज़न ऑफ लेबर से डिवाइड कर दिया है। हुँ। हमारे पास जो ट्रेन्ड लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट हमें कॉन्टैक्ट करता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो हम उसको एक नंबर दे देते हैं कि यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करिए। जी। कभी यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अगर पेशेंट को घर पे ही देखना है, तो हमारी टीम लग जाती है। और टीम में से जो हमारी ट्रेन्ड टीम है, उनको ट्रेनिंग है कि क्या करना है। उसमें से जी। कोई एक फ़ोन करके पूरा हिस्ट्री लेता है, कोई डॉक्टर होता है, जो पूरा हुँ, हुँ। ट्रेन्ड है। पूरा हि जब डिटेल्ड हिस्ट्री ले लेता है, फिर वो बोर्ड में रखता है। हम 8 लोग बोर्ड में बैठते हैं। वो पूरा हुँ। डिटेल्ड हिस्ट्री होता है, जिसमें योग के भी लोग होते हैं, न्यूरोथेरेपी के भी होते हैं, आयुर्वेद के भी होते हैं, होम्योपैथी के भी होते हैं, सभी लोग बैठे होते हैं। पंडित जी भी तब होते हैं? हम पंडित डिसाइड जी भी होते हैं? पंडित पंडित जी जी भी भी होते होते हैं। जी, जी, जी। हैं? तब हम डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ किया जाए। उसके बाद हुँ, हम पेशेंट को देखते हैं, कई बार प्रत्यक्ष, कई बार वीडियो पे। हुँ, तो प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, वीडियो पे भी देख सकते हैं और पेशेंट हुँ। को देख के थेरेपी डिसाइड करके फिर उनको बताते हैं। तो इसमें चूँकि डिवीज़न ऑफ लेबर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ लोगों को काम है उसको संजोना, उसको चार्ट आउट करना, उसका एक एक्सेल शीट बनाना कि इनको क्या-क्या प्रॉब्लम है और कैसे-कैसे हम कौन-कौन सी पद्धति का हेल्प लेंगे। फिर मेरा रोल आता है, मैं फिर बैठता हूँ और पेशेंट को भी ले लेता हूँ और हम सभी डिसाइड करते हैं कि इनके साथ आगे क्या करना है। इसमें जो मेरा मानना है 98 टू 99% पेशेंट्स तो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। हुँ, उनको अस्पताल भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हमारे साथ 2-3 बातें हैं क्योंकि हम एक फ़ॉलो अप टीम बनाते हैं, जो जी। पेशेंट को फ़ॉलो अप देती है कि कई लोग उसको ठीक से आगे नहीं लेके जा पाते हैं या सोचते हैं कि चलो ये मुझे नहीं करना है, तो वो एक कंपल्शन हो जाता है क्योंकि फ़ॉलो अप टीम उनको फ़ॉलो अप करती है। हुँ, और फ़ॉलो अप के बाद 45 दिन बाद हम रिव्यू करते हैं कि हुँ, पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हुँ, उसमें 95% हमारा जो जो स्ट्राइक रेट है, आपकी दुआ से और सभी पेशेंट्स हमें बहुत अ अ, मानते भी हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, तो वो फ़ॉलो भी करते हैं और 95% हमारा रेट है फॉर क्योर। तो हुँ, हमें हुँ, बड़ी हुँ। खुशी है, हमने इनफैक्ट परसों ही कैल हम अपना सारा डेटा कैलकुलेट कर रहे थे, तो 95% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। इसमें सभी का बहुत-बहुत
योगदान है, हमारी पूरी टीम का है और पेशेंट्स का भी है। वो भी इस जुनून में लग जाते हैं कि जब ये लोग इतना लगे हुए हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो वो मोटिवेटेड भी फील करता है। नहीं तो एक बार कोई कंसल्टेशन ले लिया, फिर वो भूल गए, फिर वो अपना वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें मालूम नहीं है, वो फिर कांटेक्ट करते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो ठीक नहीं हुआ, तो हम फिर उनको बोलेंगे नहीं आपने ठीक से किया नहीं होगा। मतलब वो एक कंट्रोवर्सी की बात आती है। क्या हम पेशेंट का हैंड होल्ड करके उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं? हमारा प्रयास यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के मनों के सवाल भी सारे क्लियर हो गए होंगे और जो पैथीज आप यूज कर रहे हैं वो उनके मन की जिज्ञासा जो है वो भी शांत हुई होगी और आगे से एक क्लियर जो रास्ता उनको नजर आया होगा कि हमने अगर इलाज करवाना है डॉक्टर अवधेश पांडे से, हिम्स से, तो उसके लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬੈਠਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰੇਕ ਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਪੈਥੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿੰਦੀ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।